हेलो दोस्तों। आज हम आईपीसी 1860 और बीएनएस 2023 का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इससे जो पहली वाली वीडियो थी उसमें हमने आईपीसी और बीएनएसएस में कंपैरिजन किया था कि कौन से ऐसे प्रोविज़न हैं जो बीएनएस में नए जोड़े गए हैं और कौन से ऐसे प्रोविज़न हैं आईपीसी के जो बीएनएस में नहीं रखे गए हैं। इसके लिए आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जाकर। आज की हम जो स्टडी करेंगे, आज इसमें देखेंगे कि जो चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज कंपैरिजन क्या है और उसका मार्जिनल नोट्स हम स्टडी करते हुए चलेंगे और उन सेक्शन में क्या ऐसा नया जोड़ा गया है ये भी हम देखेंगे। और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन रहेंगी उससे रिलेटेड जो केस लॉ रहेंगे उनको डीपली नहीं कर पढ़ेंगे, बस उसका केस लॉ का नाम हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज हम देखते हैं आईपीसी और बीएनएस 2023 को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो आईपीसी थी 1860 उसमें जो टोटल चैप्टर थे वो थे चैप्टर टोटल 23। जबकि बीएनएस में अगर हम देखते हैं तो इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, 20। अब ये तीन चैप्टर का जो डिफरेंस है वो किस तरह से हुआ है कि जो आईपीसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों चैप्टर चैप्टर नंबर फर्स्ट में मर्ज हुए हैं। उसके बाद जो आईपीसी का चैप्टर नंबर 5, 5A और चैप्टर नंबर 23 आपराधिक प्रयत्न से संबंधित जो था, ये बीएनएस में चैप्टर नंबर 4 में मर्ज हुए हैं। उसके बाद जो आईपीसी का चैप्टर नंबर 20 और 20A, ये दोनों जो चैप्टर हैं ये चैप्टर नंबर 5 में मर्ज हुए हैं। और आईपीसी का चैप्टर नंबर 19, 21 और 22, ये तीनों चैप्टर बीएनएस में चैप्टर नंबर 19 में मर्ज हुए हैं। तो इस तरह से जब चैप्टर जो इस तरह से मर्ज हुए हैं उससे बीएनएस में जो चैप्टर की संख्या है वो घट गई है। अब हम स्टडी करते हैं सेक्शन वाइज। तो अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसका नाम भी आप देखेंगे बीएनएस में चेंज हो गया है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो आईपीसी में नाम था वो प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन था, जबकि बीएनएस में जो नाम है इसका वो प्रिलिमिनरी है। इसमें सेक्शन फर्स्ट से 5 तक थे सेक्शन, इसमें 1 से 3, और इस तरह से ये क्लॉज 1 to 6 इसमें डिवाइड हुआ है क्लॉज में। अब ये कैसे कैसे हुए हैं, सेक्शन फर्स्ट में आईपीसी में था संक्षिप्त नाम और विस्तार। आईपीसी में संक्षिप्त नाम और विस्तार, जबकि जो बीएनएस है उसमें जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें केवल संक्षिप्त नाम के बारे में प्रोविजन किया गया है। सेक्शन फर्स्ट जो है बीएनएस में उसका फर्स्ट क्लॉज संक्षिप्त नाम के संबंध में प्रोविजन करता है और सेकंड जो क्लॉज है वो उसके बताता है कि उसका एनफोर्समेंट कब हुआ था। इस तरह से जो फर्स्ट सेक्शन था आईपीसी का वो दो में डिवाइड हुआ है, फर्स्ट क्लॉज में और सेकंड में। अब जो सेकंड सेक्शन था आईपीसी का, वो सेकंड सेक्शन जो भारत के भीतर किए गए अपराध से संबंधित था वो क्लॉज थर्ड से रिलेटेड हुआ है। और जो क्लॉज नंबर जो सेक्शन 3 था आईपीसी का वो क्लॉज 4 से रिलेटेड है, जिसमें भारत से परे किए गए किंतु भारत के भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड से संबंधित थे। उसके बाद जो सेक्शन 5 थी यानी 5, नहीं उससे पहले सेक्शन 4 आईपीसी, ये है क्लॉज 5 से रिलेटेड। क्लॉज 5 और सेक्शन 4 राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार यानी जो एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में प्रोविज़न करता है वो धारा 4 से संबंधित। और जो धारा 5 थी आईपीसी की जो सेविंग क्लॉज से रिलेटेड थी वो सेक्शन फर्स्ट के क्लॉज 6 से कोरिलेट है, जिसमें सेविंग क्लॉज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और लोकल लॉ और स्पेशल लॉ से रिलेटेड प्रोविज़न थे। और उसके बाद जो सेक्शन जो चैप्टर नेक्स्ट है आईपीसी का जनरल एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, ये चैप्टर 2 पूरा धारा 6 से 52A तक वो सेक्शन 2 और 3 में मर्ज हुआ है।
आप देखेंगे 6 से 52A में जो कुछ सेक्शन जो हैं वो धारा 6, 7, 27, 32 और धारा 34 से 38, ये जो 8 सेक्शन हैं, 9 सेक्शन, ये सेक्शन 3 ऑफ बीएनएस के एक्सप्लेनेशन फर्स्ट टू 9 यहाँ कोरिलेट है। और जो बाकी जो सेक्शन है इस डेफिनेशन क्लॉज की, वो धारा 2 में 1 से लेकर 39 क्लॉज तक है, जिसमें जो धारा 2 का क्लॉज 3 है वो नया जोड़ा गया है बीएनएस में, जो बालक से संबंधित है, चाइल्ड की परिभाषा बताता है, जिसमें बताता है 18 वर्ष से कम आयु के बालक जो है वो है। उसके बाद कुछ सेक्शन हैं जो बीएनएस में नहीं रखे गए, इनका प्रोविज़न, इनसे रिलेटेड प्रोविज़न हम पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए आप पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं जाकर कि कौन से प्रोविज़न नए जोड़े गए हैं, कौन से हटाए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर जो डेफिनेशन क्लॉज है, बाकी जो डेफिनेशन क्लॉज है आईपीसी का और बीएनएस का, इसको हम कंपैरिजन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में केवल डेफिनेशन क्लॉज का। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है आईपीसी का, चैप्टर नंबर 3 जो पनिशमेंट के संबंध में प्रावधान करता है, इधर चैप्टर नंबर 2 धारा 4 से 13 तक, और इधर चैप्टर नंबर 3 जो 53 यानी 53 टू 75 से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन करेंगे कि जो 53 है आईपीसी का, वो सेक्शन 4 से रिलेटेड है। यहाँ पे जो धारा 53 है जो दंड के बारे में प्रावधान करता है, जिसमें 5 प्रकार के दंड थे, लेकिन अब 6 प्रकार के दंड उसमें रखे गए हैं। धारा 53 में 6 प्रकार के दंड हैं, इनको हम ट्रिक से भी आप देख सकते हैं, DLIFFC, जिसमें दंड यानी डेथ, मृत्यु, और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और फाइन, फोरफीचर, और कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा। तो ये सामुदायिक सेवा नया दंड जोड़ा गया है। इसके सामुदायिक सेवा से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न थे हम पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो 53 जो सेक्शन है वो रिलेटेड है सेक्शन नंबर 4 ऑफ बीएनएस से। उसके बाद 53A जो सेक्शन है ये बीएनएस में नहीं है अब। उसके बाद 53A के बाद 54 जो सेक्शन है, और 54 ये यहाँ पे लिखा है 54, 55, 55A, ये सेक्शन 5 में बीएनएस में है। जो 54 था सेक्शन बीएनएस उसका आईपीसी का, तो जो मृत्युदंड के लघुकरण के संबंध में प्रावधान करता है, और 55 जो सेक्शन है वो आजीवन कारावास के लघुकरण के संबंध में प्रावधान करता है, और 55A जो था वो समुचित सरकार की परिभाषा के संबंध में प्रावधान करता है। ये तीनों ही सेक्शन धारा 5 में हैं बीएनएस में। उसके बाद हमने देखा है कि जो कुछ सेक्शन हैं जो बीएनएस में नहीं, आईपीसी में ही रिपील्ड थी, जिनमें 56, 58, 59 और 61, 62 ये सेक्शन पहले से ही आईपीसी में रिपील्ड थे। इसके बाद जो बचता है सेक्शन वो है 57। तो 5 के बाद 57 ये 56 से कोरिलेट है। जो 57 है उसमें दंडाविधियों की भिन्नों की गणना के संबंध में बताया गया है, और ये जो दंडाविधियों की भिन्नों की गणना है वो आजीवन कारावास को वहाँ पे 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य माना जाता है। उसके बाद 57 के बाद 58, 59 रिपील्ड हैं। फिर 60 जो सेक्शन है वो 7 से कोरिलेट है, धारा 60, जिसमें बताया गया है कि जो कारावास होगा वो न्यायालय किस तरह का दे सकता है। तो ऐसा संपूर्ण कारावास या तो कठिन हो सकता है, या संपूर्ण कारावास सादा हो सकता है, या ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन और शेष सादा हो सकता है। उसके बाद 61, 62 रिपील्ड हैं। सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 70 जो जुर्माने से रिलेटेड हैं, ये सेक्शन 8 के क्लॉज 1 से 7 तक कोरिलेट हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो धारा 63 है आईपीसी की, वो जुर्माने की रकम के संबंध में प्रावधान करती है,
जिसमें बताया गया है कि इसमें अमर्यादित हो सकती है जुर्माने की रकम, लेकिन अत्यधिक नहीं हो सकती। तो इसमें जो अमर्यादित शब्द है वो हिंदी में उसको असीमित कर दिया गया है। और उसके बाद जो 64 सेक्शन है वो क्लॉज 2 से रिलेटेड है 64, जिसमें जुर्माना न देने पर कारावास के दंडादेश के संबंध में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई कारावास और जुर्माना से दंडनीय है, या कारावास या केवल जुर्माने से, या केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध है, उसमें अपराधी को जुर्माना देने में अगर व्यतिक्रम करता है तो उसको अमुक अवधि के लिए कारावास का दंड दिया जाता है। उसके बाद जो 65 सेक्शन है वो 8 क्लॉज 3 से रिलेटेड है, जिसमें पढ़ा था कि जब कारावास और जुर्माना दोनों दिए गए हैं और तब जुर्माना न देने पर जो कारावास है वो कितना होता है, 1/4 यानी 1/4। 66 सेक्शन आपने पढ़ा है 84 क्लॉज से रिलेटेड है, जिसमें जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाता है, तो वह कारावास किसी भी भांति का हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 67 जो 8 क्लॉज 5 से रिलेटेड है, इसमें 66 जो सेक्शन है इसमें जो 84 है इसमें एक जो नया जोड़ा गया है कि जब उसे जुर्माना देने में व्यतिक्रम होता है या सामुदायिक सेवा करने से व्यतिक्रम करता है सामुदायिक सेवा करने में, तो ये इसमें नया जोड़ा गया है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही 8 क्लॉज 5 जो है इसमें भी सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया है कि अगर वह जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है और जुर्माने देने में व्यतिक्रम करता है या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम करता है, तब उसे कारावास सादा दिया जाता है। और वह कारावास किस प्रकार का होगा, तो जो पहले था कि जब जुर्माने की रकम आईपीसी में जो था 50 रुपये, 50 रुपये अगर है तो 2 माह, तो यहाँ 50 रुपये के स्थान पर बीएनएस में कितना हो गया है, 5,000 रुपये। उसके बाद जो 100 रुपये था आईपीसी में वो यहाँ पे कितना हो गया है, 10,000 रुपये। तो 100 रुपये के जब 100 रुपये हो जुर्माने की रकम, तब जुर्माने का व्यतिक्रम होने पर जो कारावास दिया जाएगा वो 4 माह। तो अब जुर्माने की रकम इसमें चेंज हुई है, तो अब इसमें 100 रुपये के स्थान पर 10,000 रुपये। उसके बाद अन्य दशाओं में जो कारावास है वो आईपीसी में पहले था 6 माह और अब कितना है, 1 वर्ष। तो इस तरह के चेंजेस इसमें हुए हैं। उसके बाद जो 68 और 69 ये दोनों सेक्शन धारा 8 के क्लॉज 6 में है। धारा 8 क्लॉज 6 के ए और बी, इसमें 68 और इसमें 69 कि 68 जो था वो कहता है कि जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना यानी टर्मिनेशन हो जाना। और 69 जो था वो था कि जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने पर कारावास का पर्यवसान यानी टर्मिनेशन हो जाता है इम्प्रिजनमेंट का, यदि वो पेमेंट कर दिया जाता है प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ द फाइन का। इस तरह से हमने देखा। इसके बाद जो 70 सेक्शन था आईपीसी वो 8 क्लॉज 7 से रिलेटेड है कि जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर में या कारावास के दौरान जो है उसको वसूल कर लिया जाता है। उसके बाद 8 के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं धारा 71 से 75 तक, ये धारा 9 से लेकर 13 तक सेक्शन कोरिलेट हैं, लगातार कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं कि जो 71 था 71 सेक्शन कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि क्या होगी, और 72 था कि जहाँ कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। तो ये आप मार्जिनल लाइन देखते हुए पढ़ते हुए चलेंगे और कोरिलेट करते हुए चलेंगे। उसके बाद जो 73 सेक्शन है वो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में, जो एकांत परिरोध के संबंध में प्रावधान करता है। यानी 73 जो सेक्शन है वो बीएनएस में किससे रिलेटेड है,
सेक्शन नंबर 71 तो हो गया 9 से, और 72 हो गया 10 से, और 73 हो गया 11 से। तो इस तरह से हमने देखा इसमें जो प्रोविज़न है एकांत परिरोध, तो वो किस तरह से दिया जाता है कि जब कारावास, जो एकांत परिरोध जो टोटल होता है, ये तो हमने पढ़ा है कि एकांत परिरोध टोटल कितना होता है 3 मंथ्स का। अब ये दिया कैसे, कब, कैसे कैसे जाएगा कि यदि जो कारावास होता है, कारावास की अवधि एकांत परिरोध की भोगा कैसे जाता है, तो कारावास की अवधि जो होती है यदि 6 माह तक होती है तो एकांत परिरोध होगा 1 माह तक, और अगर कारावास की अवधि 1 वर्ष तक होती है तो एकांत परिरोध कितना होगा 2 माह तक, और अगर 1 वर्ष से अधिक होती है कारावास की अवधि तो एकांत परिरोध कितना होता है 3 माह। यानी कुल मिला के जो एकांत परिरोध होता है यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो टोटल होता है वो कितना होता है 3 माह। तो जो धारा 11 है बीएनएस का और 73 ऑफ आईपीसी, ये एकांत परिरोध के बारे में प्रावधान करता है। जबकि जो धारा 12 है, जो धारा 12 है बीएनएस का और यहाँ पे 74 ऑफ आईपीसी, ये बात करता है कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो किस प्रकार भोगा जाएगा। तो वो एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होता है, ठीक है। और यदि कारावास 3 माह से अधिक होता है तो एकांत परिरोध 1 माह में 7 दिन से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार हम पढ़ते हैं एकांत परिरोध। उसके बाद जो सेक्शन कोलेट है आप पढ़ेंगे सेक्शन 75 जो 13 से रिलेटेड है, पूर्व दोष सिद्धि के बाद कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड, इसके बारे में प्रावधान करते हैं। तो 75 जो सेक्शन था इसमें हमने चैप्टर जो पढ़े थे वो थे चैप्टर 12 या 17, जबकि बीएनएस में ये चैप्टर नंबर कौन से हैं, चैप्टर 10 या 17। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है जनरल एक्सेप्शन। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल कोरिलेट है सेक्शन। आप इसको थोड़ा सा रीजनिंग के बेस पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 76 यानी 76 to 106, और यहाँ सेक्शन 14 to 44। अब इसमें जो 76 सेक्शन है ये 14 से रिलेटेड है। तो अगर आपको सेक्शन 100 याद है कि वो किससे रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस देखना है कि 76 और 24, 76 में 24 जोड़ते हैं तो 100 होता है, तो यहाँ पे 24 आप जोड़ दीजिए 14 में, तो ये सेक्शन 38 निकल के आ जाएगा। तो सेक्शन 100 किससे रिलेटेड है, सेक्शन 38 से। तो आप इस तरह से आईपीसी के किसी भी सेक्शन को बीएनएस से कोरिलेट कर सकते हैं। तो सेक्शन 76 जो कोरिलेट है 76 वो है 14 से रिलेटेड। उसके बाद में जो 76 थी आईपीसी में वो क्या थी कि विधि द्वारा आबद्ध यानी बाउंड बाय लॉ, यह तथ्य की भूल के कारण यानी बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है। तो ये जो है धारा 76 यानी नाउ 14 और बीएनएस, ये है तथ्य की भूल। जो 76 है और 79 इससे रिलेटेड जो हैं ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड हैं, तथ्य की भूल से रिलेटेड। इसमें आप 76 में आप जो केस हैं वो देखते हैं कि आर बनाम प्रिंस का केस और आर बनाम टाल्सन का केस जो मेंस्ट्रिया से रिलेटेड भी केस हैं। और इसमें एक केस और है रेक्स बनाम लेवेट का केस, धारा 76 यानी प्रेजेंट में जो 14 है सेक्शन। उसके बाद जो
सेक्शन 15 नेक्स्ट सेक्शन है इसकी, वो है 77 सेक्शन और इधर 15, यानी न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। तो ये है। उसके बाद में सेक्शन 78 16 से कोरिलेट है, जिसमें न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में कोई कार्य किया जाता है जिसमें जल्लाद को संरक्षण दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 77 17 से कोरिलेट है कि विधि द्वारा न्यायानुमत, विधि द्वारा न्यायानुमत मतलब जस्टिफाइड बाय लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इन दोनों के कारण यदि विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वह क्षम्य है। तो ये 79 से रिलेटेड जो केस था वो है इसमें कि विशंबरी कहार का केस है इसमें, और एक सियट अली का वाद है इसमें, और MH जॉर्ज वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का भी इसमें केस है। तो ये 3 केस इसमें 79 से रिलेटेड हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 18। सेक्शन 18 है जो 18 से कोरिलेट है। इसको आप डिजिट को चेंज भी कर सकते हैं, आप जो कोरिलेट करने के लिए ट्रिक लगा सकते हैं कि 8 को ऐड करेंगे 8 होगा और इधर 9 होगा, तो एक डिजिट इससे आगे है, तो ऐसे भी कोरिलेट करते हुए आप कर सकते हैं। तो जो धारा 80 है IPC का और 18 BNS का, ये है विधिपूर्ण कार्य करने में जो दुर्घटना होती है उससे रिलेटेड। इसमें जो धारा 80 है इसमें जो केस है, इसमें 1-2 केस हैं जिसमें जगेश्वर बनाम एम्परर का केस है और R बनाम वॉकर का केस है। उसके बाद सेक्शन नंबर 81 जो कि सेक्शन 19 से कोरिलेट है, जिसमें 81 जो है वो आवश्यकता से संबंधित है कि कोई कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य होता है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया जाता है, उससे रिलेटेड है। इसमें एक महत्वपूर्ण केस भी है और एक मैक्सिम है, क्वाड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम, यानी आवश्यकता किसी के मोहताज नहीं होती। और इसमें केस जो था वो था R वर्सेस डडले एंड स्टीफन, ये केस इसमें रिलेटेड है। इसमें एक केस और था रेनिगर वर्सेस फगोसा का केस, रेनिगर वर्सेस फगोसा, ये केस है इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 82। तो सेक्शन नंबर 82 जो रिलेटेड है वो है 20 से रिलेटेड, यानी जिसमें 7 वर्ष से आयु के बालक का कार्य क्षम्य होता है। और इसमें जो परिवर्तन है वो है कि इसमें शिशु था जो 82 में था, अब उसको बालक कर दिया गया है। हिंदी में आप देखेंगे तो इंग्लिश में चाइल्ड ही है, लेकिन हिंदी में उसको बालक कर दिया गया है, चाहे वो 82 में हो चाहे वो 83 यानी 83 सेक्शन में जो 21 से रिलेटेड है कि 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कोई कार्य होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन, इसमें जो केस है 82 से रिलेटेड जो केस है उसमें हम एक देखते हैं उल्लाह महापात्र का केस वर्सेस एम्परर, उल्लाह महापात्रा वर्सेस एम्परर का केस, ठीक है। उसके बाद ये 83 से रिलेटेड है, 82 से नहीं 83 से रिलेटेड है। और इसमें जो मैक्सिम है 82 से रिलेटेड है डॉली इन कैपेक्स, डॉली इन कैपेक्स, और जो 83 है वो डॉली कैपेक्स, यानी अक्षम गुड़िया और सक्षम गुड़िया, इस तरह से 82 और 83। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 84। तो सेक्शन 84 जो है वो सेक्शन 22 जो विकृत व्यक्ति के कार्य से संबंधित है, यानी एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इससे रिलेटेड है। और इसमें जो केस है वो महत्वपूर्ण केस है जो हम पढ़ते हैं वो है मैकनाटन का केस, मैकनाटन का केस ये पढ़ते हैं। उसके अलावा जो हम धारा 84 है उसमें जो केस पढ़ते हैं
दो तीन केस और इम्पोर्टेंट हैं जिसमें आर वर्सेस अर्नाल्ड का केस है एक। उसके बाद में तबू चेतिया वर्सेस असम राज्य का केस है। उसके बाद सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस झारखंड राज्य, ये 2011 का केस है। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 85। सेक्शन 85 सेक्शन 23 से कोरिलेट है, यानी ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ होता है, यानी इंटॉक्सिकेशन के कारण जो है वो इनकेपेबल होता है। तो 85 से रिलेटेड जो केस है इम्पोर्टेंट वो है DPP वर्सेस बियर्ड का केस। ये आप इसमें देखते हैं 1920 AC। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 86 और ये BNS का सेक्शन 24। इसमें हम देखते हैं ये है स्वैच्छिक मतता, जबकि 85 में जो थी वो थी अस्वैच्छिक मतता और 86 में स्वैच्छिक मतता। इसमें है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा जो मतता में है उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है और ऐसा अपराध जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित होता है। इसमें जो केस है धारा 86 से रिलेटेड उसमें वो है वासुदेव वर्सेस पेप्सू का केस। उसके बाद आर वर्सेस लिपमैन का केस और तीसरा जो है वो है क्वीन वर्सेस जुल्फिकार का केस। क्वीन वर्सेस जुल्फिकार का केस है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है 87, जो 87 सेक्शन है ये है 25 से कोरिलेट। उसमें हम देखते हैं जो 80 पूरा ये क्लॉज है 87 से 91 तक का क्लॉज है जो कि सहमति से रिलेटेड है। इसमें आप देखेंगे तो 87 से लेकर 87 25 हो गया, 88 26 89 89 27 90 28 से रिलेटेड और उसके बाद 91 29 से कोरिलेट है। तो ये सब सहमति से रिलेटेड हैं, जिसमें जो 87 सेक्शन है वो है कि सहमति से कोई कार्य किया जाता है जिससे मृत्यु या घोरोपति कारित करने का आशय नहीं होता और ना ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान होता है। उसके बाद जो 88 है यानी 26 जो सेक्शन है उसमें हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सहमति से गुड फेथ में सद्भाव पूर्वक कोई कार्य किया जाता है जिस कार्य में मृत्यु कारित करने का आशय नहीं होता है। और सेक्शन 89 अगर हम देखते हैं तो इसमें गार्जियन के द्वारा यानी संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से किसी बालक या विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक यानी गुड फेथ में कोई कार्य किया जाता है। तो इस 89 सेक्शन में अगर आप देखेंगे जो अमेंड है इसमें शिशु के स्थान पर 89 सेक्शन में आप देखेंगे कि शिशु के स्थान पर बालक रखा गया है और इसमें पहले इंसेन पर्सन था। इंसेन मतलब जो विक्षिप्त व्यक्ति था। इंसेन पर्सन के स्थान पर अगर आप देखेंगे अब है अनसाउंड पर्सन इसमें रखा गया है।
विकृत चित्त वाला व्यक्ति। और इसमें जो पूछा जाता है क्वेश्चन 89 में कि उम्र कितनी होती है बालक की, तो वो है 12 वर्ष से कम। इस तरह से हमने देखा 89 के बाद में सहमति की जो एक तरह से कि सहमति कब नहीं मानी जाती है, उससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो 90 है, जो कि 28 है इसमें बीएनएस में। तो सहमति यानी जिसके संबंध में ज्ञात हो गए भय या भ्रम के अधीन दी गई है। इसमें भी जो सहमति देने वाले व्यक्ति की उम्र है वो 12 वर्ष है। ये हमने देखा है कि इसमें 12 वर्ष है। उसके बाद आप देखेंगे सेक्शन 91। तो 91 जो रिलेटेड है वो है 29 से रिलेटेड। इसमें जो कि कहती है कि ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित हानि के बिना भी स्वतः अपराध होते हैं, जैसे एबॉर्शन किसी का सहमति से करवाना, तो वो अपने आप में ही अपराध है। तो यह एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 92, और 92 है 30 से रिलेटेड, यानी सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कोई कार्य किया जाता है। इसको आप वैसे देख सकते कि 92 और बिना सहमति, तो 92 से बिना सहमति आप कोरिलेट कर सकते हैं, और सेक्शन 30 है इसके संबंध में। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 93, जो कि 31 से कोरिलेट है। 93 और 31 यानी सद्भावपूर्वक कोई संसूचना दी जाती है तो वह अपराध नहीं है। 94 आप देखेंगे 32 है वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों के द्वारा विवश किया जाता है। उसके बाद जो 95 है सेक्शन वो है 33 से कोरिलेट, यानी जो तुच्छ अपहानि कारित करने वाला जो कार्य होता है वह अपराध नहीं होता है। उसके बाद इससे जो 95 है इसमें एक मैक्सिम भी है कि डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स, यानी जो विधि है वो तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। अब उसके बाद जो सेक्शन का क्लॉज है वो है 96 से रिलेटेड, 96 से 106 तक प्राइवेट डिफेंस रिलेटेड, और इधर जो सेक्शन है वो है 34 टू 44। अब जो 96 है उससे रिलेटेड आप देखेंगे 96 से रिलेटेड 34 सेक्शन है, जिसमें प्राइवेट डिफेंस में कोई बात की जाती है तो वह अपराध नहीं होती है। दूसरा 97 शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो, जो कि 35 से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे 34 टू 44 और यहाँ पे 96 टू 106 ऐसे लिखना है। उसके बाद में इसमें जोड़ते हुए चले जाना है कि 96 में अगर 100 पूछा है तो 96 प्लस 4 हो गया, और इधर 34 में आप 4 जोड़ देंगे तो 38। इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है 97 जो थी उसमें क्या बताया था कि शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी शरीर के विरुद्ध जो अपराध हैं उनके विरुद्ध और संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनके विरुद्ध। उसके बाद जो 98 है सेक्शन वो 36 से कोरिलेटेड है, जिसमें बताया गया कि ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृचित हो, या वह मत व्यक्ति हो, या किसी भ्रम के कारण, या इमेच्योरिटी यानी अपरिपक्वता के कारण, या उसके बालकपन होने के कारण कोई व्यक्ति मतलब कोई अपराध करने का प्रयास करता है तो उसमें भी आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। उसके बाद जो सेक्शन 99 है आईपीसी का वो कोरिलेट है 37, यानी ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 100, यानी बीएनएस का 38, जिसमें बताया गया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। तो इसमें बताया गया है, इसमें आप इसको देख सकते हैं कि ट्रिक है एक इसमें, वो है DGRUKWA, यानी 3 और 3 6 7। इन 7 परिस्थितियों में
कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है यदि उस पर इनसे रिलेटेड कोई ऑफेंस होता है। यानी डी से हो गया डेथ, जी से हो गया ग्रेवियस हर्ट, आर से हो गया रेप, यू से हो गया अननेचुरल ऑफेंस, के से हो गया किडनैपिंग या एब्डक्शन, और डब्ल्यू से हो गया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, और ए से हो गया एसिड अटैक। इस तरह से आप 100 सेक्शन को धारा 38 से कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो सेक्शन है नेक्स्ट वो है सेक्शन 101। ये है सेक्शन 39 से कोरिलेट, यानी जो 100 में परिस्थिति दी गई थी किसी की मृत्यु कारित करने की, उनको हटाकर जो अन्य परिस्थितियों में कि यानी कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित करने तक होता है। और उसके बाद जो 102 है वो धारा 40 से कोरिलेट है। इसमें बताया गया कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और उसका बना रहना। ये उसके बाद में सेक्शन 103 से कोरिलेट है सेक्शन 41, जिसमें बताया गया है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है। तो 103 में जो क्लॉज इसमें सी वाला जो क्लॉज है 41 में 41 में, उसमें अग्नि जो आईपीसी में था वो अग्नि द्वारा रिष्टी था, लेकिन बीएनएस में आप देखेंगे कि अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टी के विरुद्ध होता है। तो इसमें ये जोड़ा गया है नया कि विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टी। उसके बाद आप देखेंगे सेक्शन 104 जो कि 42 से कोरिलेट है, जिसमें बताया गया है कि ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक कब होता है। यानी ये संपत्ति के विरुद्ध हैं 104 यानी 42। उसके बाद 105 आपका 43 से कोरिलेट है, जिसमें बताया गया है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। यानी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं शरीर के विरुद्ध मृत्यु कारित करना, संपत्ति के विरुद्ध मृत्यु कारित करना, मृत्यु कारित करने से भिन्न अन्य कोई अपहानि कारित करना, इधर 104, इधर 102 यानी अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना, इधर 105 यानी इसको वैसे देखेंगे 100 हो गया 38, सेक्शन 100 38 39 बीएनएस का, और 40 इधर देखेंगे 41 42 और 43। इसके बाद जो लास्ट सेक्शन है वो है 106 जो कि लास्ट सेक्शन है बीएनएस का 44 इस चैप्टर का, जिसमें बताया गया है कि घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम होती है। तो इस तरह से हमने जो जनरल एक्सेप्शन थे उनको पढ़ा है 14 से 44 तक। इसमें जो प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड जो केस हैं आप उनको भी देख सकते हैं कि कौन सा केस प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड है, जिसमें कुछ मुख्य हैं आप देख सकते हैं। एक है उत्तर प्रदेश वर्सेस रामस्वरूप का केस, बूटा सिंह वर्सेस राज्य का केस, मैं बोल देता हूँ आप याद रख लेना या लिख लेना। बूटा सिंह वर्सेस स्टेट का केस है जिसको तुलादंड वाला केस बोला जाता है। लक्ष्मण साहू वर्सेस उड़ीसा का केस है जो प्राइवेट राइट टू प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड है। उसके बाद में द्वारका वर्सेस स्टेट का केस है जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड है। इसमें एक हकदाद का केस है, एक परम सुख का केस है, परम सुख का केस है। कुंवर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन, कुंवर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन ये है। उसके बाद में जो इससे रिलेटेड जो केस है वो है अमजद खां, अमजद खां वर्सेस स्टेट का केस है। उसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि विश्वनाथ वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य किससे रिलेटेड है, तो ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड है। उसके बाद में नेक्स्ट है जयदेव
वर्सेस स्टेट का केस, ये भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड है। तो इस तरह से इतने सारे केस आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड हैं। उसके बाद में इसमें जो केस है अब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बता दिए वो इम्पोर्टेंट है। एक निर्दाद का केस है 1925 लाहौर का। तो ये इतने सारे केस हैं। तो आज हमने राइट टू प्राइवेट डिफेंस तक देखा है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, वो नेक्स्ट चैप्टर जो है बीएनएस का चैप्टर नंबर 4 और आईपीसी का चैप्टर नंबर 5, वहाँ से कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।